कक्षा 10 हिंदी बादल को घिरते देखा है नागार्जुन द्वारा लिखित है। नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था और उन्होंने हिंदी साहित्य में नागार्जुन के नाम से अपनी रचनाएं लिखी हैं। बादल को घिरते देखा है उनकी ये रचना है। आइए देखते हैं उन्होंने इनका इसमें क्या लिखा है। कविता पढ़ते हैं। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिल कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि ने मानसून या बरसात के मौसम पर जो है मानसरोवर झील और उसकी पहाड़ियों के बीच का के सौंदर्य का यहाँ पे वर्णन किया है। पंक्तियों में छोटे छोटे शब्द प्रयोग हुए हैं 2 बार। अनुप्रास अलंकार यहाँ दिखाई दे रहा है, साथ में उत्प्रेक्षा अलंकार भी दिखाई दे रहा है। आइए चलते हैं कवि क्या कह रहे हैं। कवि कहते हैं कि मैंने धवलगिरी की चोटियों पर छाए घने जो बादल होते हैं उसको देखा है। उन बादलों से गिरने वाली वर्षा की जो बूंदें हैं ऐसे लग रही है मानो ओस के कण जो है मानसरोवर के जो झील है उसमें जो खिले हुए कमल के फूल हैं उन पर गिर रही है। और सूर्योदय होने पर जो है ये बूंदें जो है सूर्य के प्रकाश से टकराती है तो सोने के समान चमकदार दिखाई देती है। इसलिए कवि ने इन मानसरोवर के झील के कमलों को उसने क्या कहा है, स्वर्णिम कमल कहा है। इस प्रकार कवि ने जो है मानसरोवर झील के आसपास पहाड़ियों पर धवलगिरी के पर्वत पर बादल को उन्होंने घिरते हुए देखा है। पंक्ति को आगे पढ़ते हैं, आगे कविता को, दूसरी कविता इसके भीतर में यहाँ पे देखते हैं। और छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विषतंतु खोजते हंसों को गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ भी कवि जो है वर्षा के आगमन का वर्णन कर रहे हैं और प्राकृतिक जो उपादान है यहाँ पे जीव जंतु पेड़ पौधे या फिर जो पहाड़ियाँ हैं झीलें हैं इनके बारे में वो वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सफ़ेद बर्फीली चोटियों वाली जो पहाड़ियाँ हैं उसके आसपास कई छोटी मोटी झीलें हैं जिनमें के काले नीले जल में जो है बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, विष तंतु जो होते हैं, उनको खोजते हुए हंसों के समूह को उन्होंने वहाँ पे देखा है। वहाँ अपनी भूख प्यास मिटाकर वे जो है अपनी गर्मी को और व्याकुलता को जो है वो शांत कर रहे हैं। इस तरह से उन्होंने बादलों को जो है घिरते देखा है और हंसों को जो है झीलों में तैरते हुए देखा है। अगला कविता तीसरा जो है देख लेते हैं। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल सुरनाप शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरिदरी पर प्रणय कला छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि ने बसंत ऋतु में जो है प्राकृतिक जीवों पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, प्रकृति और उनके जीवों पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है, इनके बारे में यहाँ बात कही जा रही है। बसंत ऋतु के आगमन पर जो है जैसे ही प्रभात होती है, सुबह होती है, हवा जो है वो मंद मंद बहने लगती है, सूर्य की किरणें जो है वह सूर्योदय का समय हो रहा है, उगता हुआ सूर्य जो है उसकी किरणें पहाड़ों पर पड़ती है तो वह सोने के समान चमकदार दिखाई देने लगती है। तो यहाँ उगते हुए सूर्य को
कवि ने बालारुण कहा है। रात भर चकवा और चकवी का क्रंदन जो है सुनाई देता है इस वसंत ऋतु में, चूंकि उन्हें अभिशाप मिला हुआ है कि वह रात्रि में एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो जैसे ही सूर्योदय होता है उनका ये अभिशाप समाप्त हो जाता है और ये चकवा चकवी का क्रंदन समाप्त होता है और ये सरोवर के किनारे, मानसरोवर झील के किनारे जो है ये आकर के मिलते हैं। मानसरोवर झील पर जो है शैवालों की पतली सी चादर या पतली सी परत बिछी हुई है जो हरी दरी के समान दिखाई पड़ रही है। इस हरी दरी पर ही चकवा और चकवी जो है अपने प्रणय क्रीड़ा को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कवि इसलिए कह रहे हैं कि शैवालों की हरी दरी पर जो है उन्होंने चकवा और चकवी को जो है प्रणय कला करते देखा है। और इस तरह से बरसात के मानसून या के मौसम पर जो है उन्होंने बसंत ऋतु में जो उन्होंने बादल को घिरते देखा है। अगली पंक्तियां हमारे सामने पर है। दुर्गम बर्फानी घाटी में सत सहस्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इन पंक्तियों में भी अनुप्रास अलंकार हमारे पास नजर आ रहे हैं और वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना देते हुए काले बादल घिर घिर कर दिखाई दे रहे हैं आते हुए। सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी हुई घाटियां हैं जहां तक पहुंचने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और ऐसी दुर्गम जगह पर जो है कस्तूरी मृग पाया जाता है जिसकी नाभि पर कस्तूरी होती है और उस कस्तूरी की सुगंध से वह उन्मादित होकर के जो है इधर उधर दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कवि कह रहे हैं कि उन्होंने इन कस्तूरी मृग को उन्मादित होकर दौड़ते हुए उन्होंने देखा है दुर्गम पहाड़ियों पर जो है, और उन्होंने वसंत ऋतु पर जो है बादल को उन्होंने घिरते हुए देखा है। यहाँ भी अनुप्रास अलंकार, सारी पूरी की पूरी कविताओं में अनुप्रास अलंकार बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिली हमें। इनको इसकी कविता को गाया जा सकता है इसलिए इसमें गीतात्मकता है, माधुर्य गुण है, लयात्मकता है, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है यानी कि संस्कृत निष्ठ है। और साथ ही साथ जो है यहाँ आप देख सकते हैं ये परिष्कृत और परमार्जित भी है। जो है शब्द एक दूसरे से मिले हुए हैं तो शब्द मैत्री यहाँ पे विद्यमान है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि मानसरोवर झील के आसपास की जो अमल धवलगिरी पर्वत है वहाँ पर बादल को उन्होंने बसंत ऋतु में घिरते देखा है और उनके मानसरोवर झील के जो कमल के फूल है उन पर जल की बूंदें जो है स्वर्ण के कारण जो है कमल स्वर्ण के समान दिखाई दे रहे हैं, स्वर्णिम कमल दिखाई दे रहे हैं। गर्मी से व्याकुल होकर के जो है हंस जो है वो मानसरोवर झील में अपनी प्यास बुझा रहे हैं और अपनी उमस को, गर्मी को दूर कर रहे हैं, कीड़े मकोड़े को चुन रहे हैं। इसके अलावा बसंत ऋतु के आगमन से वायु मंद मंद बह रही है। बालारुण उगता हुआ जो सूर्य है वह शिखरों पर जो है सोने की चादर या सुनहरा रंग बरसा रहा है। चकवा और चकवी जो है वह शैवालों की हरी दरी पर जो है रात भर से व्याकुल होकर के सुबह जो है प्रणय क्रीड़ा करते दिखाई दे रहे हैं। और कस्तूरी मृग जो है अपनी कस्तूरी को खोज न पाने के कारण व्याकुल होकर के दुर्गम पहाड़ियों पर इधर उधर भागते हुए दिखाई दे रहा है। इस तरह से कवि ने बादल को घिरते देखा है और हम इस तरह की चीज़ें कह सकते हैं। आप सब इसको संक्षेप में समझिएगा जो है और क्या कह रहा है कवि जो है, कौन कौन से अलंकार हैं, कौन कौन से गुण हैं और क्या भाव है कविता का। इस भाव को आप समझ जाएंगे तो हमेशा व्याख्या करने में आपको आसानी होगी। आप सबका धन्यवाद। इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों को भी बताइए, पढ़िए जो है। धन्यवाद आप सबका।